Morning students. Today we shall discuss that is also a very important topic in ionic equilibrium, and it's a buffer solution. Buffer, I think you have listened before, and most of the parties you have listened about the buffer, but it is not related to food. It is actually buffer means it is a mixture. Buffer means it is a mixture, or we can say it is a solution. और ये मिक्सचर या हमारा सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा एसिड अगर ऐड कर दें या इसके अंदर थोड़ा सा बेस हम ऐड कर दें, तो एसिड और बेस को ऐड करने पर इसकी जो पीएच होगी, है ना, इसकी पीएच पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। पीएच का मीनिंग होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसकी एक पार्टिकुलर एसिडिटी या बेसिसिटी होती है ना, और वो हमारी फिक्स रहती है। अगर हम उसमें एसिड डालते हैं तो उसकी पीएच कम हो जानी चाहिए, बिलो 7 जानी चाहिए, और अगर हम उसमें बेसिक कोई कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं, कंपोनेंट ऐड करते हैं, तो उसकी पीएच एबव 7 होनी चाहिए, यानी पीएच चेंज होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हमारे बफर होते हैं कि उनकी जो पीएच होती है दैट इज़ फिक्स, वो ग्रेट एक्सटेंट तक चेंज नहीं होती है। अगर हम उसमें कोई एसिड भी डालें या बेस डालें तो उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है, या हम कह सकते हैं उनका जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन का, वो इस तरीके से होता है कि वो एसिडिटी और बेसिसिटी जो चेंज होती है उसको क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और पीएच को फिक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन हुज पीएच इज़ नॉट अल्टर्ड टू एनी ग्रेट एक्सटेंट। देखिए यहाँ पर एक ये जो वर्ड है इसका मीनिंग और समझ लीजिए, एनी ग्रेट एक्सटेंट, इसका मीनिंग है कि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन बहुत कंसीडरेबल चेंज इसमें नहीं हो सकता, है ना। बाय एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस, इसमें भी एक पॉइंट है कि बाय स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस, यानी पीएच हमारी फिक्स रहती है। अगर चेंज भी होगी तो बहुत माइन्यूट चेंज होगी, ग्रेट एक्सटेंट तक वो चेंज नहीं होगी। कब? जब हम उसके अंदर क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस ऐड करेंगे। क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपने जितनी बफर सॉल्यूशन है उतना ही उसमें ऐड कर दिया, तब तो वो उसका हाजमा बिगाड़ देगा, है ना, तब तो पूरी तरीके से उसको चेंज कर देगा। हमें कितना डालना है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा बहुत अगर उसमें एडअप हो जाता है तो उससे क्या होगा, उसकी जो पीएच है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, है ना। इसकी एक और डेफिनेशन है बफर सॉल्यूशन की, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ रिजर्व एसिडिटी और एल्कलिनिटी, यानी इसके अंदर ऑलरेडी रिजर्व में इतनी एसिडिटी रहती है या एल्कलिनिटी रहती है जो कि पीएच के चेंज को स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस को ऐड करने पर जो चेंज आता है उसको रजिस्ट कर सकता है ना। अगर हमने एसिड डाला तो जो रिजर्व बेसिसिटी है उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और अगर इसके अंदर हमने बेस डाला तो रिजर्व एसिडिटी से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी पीएच ओवरऑल इसमें क्या रहती है, फिक्स रहती है, ग्रेट एक्सटेंट तक वो चेंज नहीं होती है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं इसमें। डेफिनेट उसकी पीएच होगी, पीएच डजंट चेंज, एंड पीएच डजंट चेंज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन भी करेंगे, वाटर उसके अंदर ऐड कर देंगे तो भी चेंज नहीं होगी। पीएच इज स्लाइटली चेंज बाई एडिशन ऑफ, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है फोर्थ वन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पीएच हमारा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर 4 है तो वो 4 ही रहेगा, है ना, वो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 से वो 3 आ जाए, 2 आ जाए, है ना। पॉइंट्स में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि कब चेंज होगा, जब हम उसमें स्मॉल क्वांटिटी क्या ऐड करेंगे, एसिड या बेस डालेंगे। स्मॉल क्वांटिटी हमें एसिड की डालनी है या बेस की डालनी है, ये क्वांटिटी स्मॉल ही होनी चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत अगर एसिड या बेस उसके अंदर एडअप हो जाता है तो उससे वो क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। आप देखिए हमारा जो ब्लड है
है ना, इसकी जो पीएच होती है वो पीएच है ना ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर वो चेंज हो जाए, मान के चलिए वो 5 से नीचे चली जाए या 7-8 से ऊपर चली जाए, तो उससे क्या होगा कि जितने भी जो हमारे एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो फूड है उसका डिग्रेडेशन होता है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, उससे एनर्जी है ना हमें मिलती है, और साथ में कुछ स्टोरेज में भी जाता है। तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करता है, एंजाइम। एंजाइम केवल तभी एक्टिवेट हो सकते हैं जब पीएच क्या रहे, मेंटेन रहे। अगर पीएच चेंज हो जाएगी तो एंजाइम्स अपना काम नहीं कर पाएंगे। एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ गड़बड़ा जाएंगी और हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो ब्लड एक क्या है, बफर सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है, उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। तो बफर सॉल्यूशंस देखिए, हमारे एसिड भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके, एक है हम क्या कर सकते हैं, वीक एसिड लें कोई और इसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट ले लेंगे तो वो कैसे वर्क करेगा, एसिडिक बफर की तरह वर्क करेगा। जैसे ये हमारा वीक एसिड है और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम एक मेटल होती है और उसके जो हाइड्रोक्साइड हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उसका जब हम वीक एसिड वाले पार्ट से सॉल्ट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों का मिक्सचर डाल देंगे तो हमारा क्या काम करेगा, ये बफर सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा। यानी एसिडिक बफर में हमें क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। ऐसे ही बेसिक बफर है तो उसमें क्या लेंगे, वीक बेस लेंगे और सॉल्ट लेंगे किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए यहाँ पर Cl है, वो कहाँ से आया, HCl से। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उससे हमारा क्या है, HCl। तो वीक बेस क्या है, NH4OH, और इसका सॉल्ट है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। एसिडिक बफर के लिए हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम लिया। बेसिक बफर के लिए क्या लिया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl वाला क्लोरीन लिया। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एम्फोलिट नेचर होते हैं, एम्फोलिट या एम्फोटेरिक, यानी उसी सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, एसिडिक ग्रुप भी होता है और बेसिक ग्रुप भी होता है, यानी एक में ही ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं। तो उसका एग्जांपल है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड देखिए, आपने जो माला होती है ना, वो जानते हैं आप, उसमें बीड्स होते हैं, छोटे छोटे मोती, है ना, इस तरीके से। और जब ये बीड्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमारी कंप्लीट माला बन जाती है। ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखिए, जो एक छोटा सा यहाँ पर ये बीड है, ये क्या है, एक अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। और जब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, इनको बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। यानी अमीनो एसिड का जब पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉली माने मैनी, कई सारी यूनिट, मर माने यूनिट, है ना, कई सारी यूनिट जब कनेक्ट हो जाती हैं तो प्रोटीन बनती हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हमारा एसिडिक ग्रुप भी रहता है और बेसिक ग्रुप भी रहता है। देखो, अमीन मतलब एमाइन, NH2 CH, और एसिड मीन्स COOH 1 2 और यहाँ हमने लगा दिया CH3। ये हमारा एक अमीनो एसिड है ना। इसमें देखिए जो NH2 है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको बताया था लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले कैसे हमारे बेस होते हैं, लुईस बेस। तो ये बेस हो गया हमारा। और COOH में ये रिमूवेबल हाइड्रोजन होता है, ये जा सकता है, तो ये हमारा एसिड हो गया। यानी अमीनो एसिड के अंदर एक हमारा एसिडिक ग्रुप भी है और एक इसमें बेसिक ग्रुप भी है। दोनों ग्रुप एक साथ हैं, अलग अलग में लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई एसिड आता है तो ये क्या करेगा, जैसे H+ आया तो लॉन पेयर उसको दे देगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर कोई बेस आता है तो उसको ये H+ दे देगा और OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो ये कैसे काम करता है हमारा, एम्फोटेरिक। एम्फो माने एसिड का भी काम करेगा और बेस का भी।
बाय अ मिक्सचर ऑफ एन एसिड सॉल्ट एंड अ नॉर्मल साल्ट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। तो ये देखिए एसिड सॉल्ट है हमारे और साथ में नॉर्मल साल्ट ऑफ पॉलीबेसिक। पॉलीबेसिक का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन हमारे कई सारे हों या हाइड्रोजन जैसे एटम कई सारे हों। तो ये भी हमारा एक बफर की तरफ वर्क कर सकता है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, देखिए ये सबसे सिंपलेस्ट है, CH3COONH4। इसमें जो हमारा ये वीक एसिड से आया और ये वीक बेस से आया, तो ये जो सॉल्ट होगा ये अपने आप में एक बफर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीज़ें यहाँ जानी, बफर क्या होता है, बफर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बफर कैसे बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे जो बफर है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, वर्क यानी मैकेनिज्म। तो देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रल बफर का। न्यूट्रल बफर का मीनिंग है कि ऐसा बफर जो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो सबसे लास्ट में जो हमने अभी बात की थी कौन सा, जो वीक एसिड CH3COO और वीक बेस यानी NH4, इन दोनों का सॉल्ट है वो हमारा वर्क करता है एज अ न्यूट्रल बफर। अब वो देखिए काम कैसे करेगा। जब हम इसको लेते हैं, इसका हम सॉल्यूशन ले लेते हैं CH3COONH4 का, है ना, तो ये क्या करता है, ये वीकली डिसोसिएट होता है। कैसे होता है, वीकली डिसोसिएट। और डिसोसिएट होने पर इसमें क्या है, एक तो CH3COO नेगेटिव आयंस बनेंगे और एक NH4 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, दो आयंस में ये ब्रेक हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अगर हम एसिड डालते हैं तो एसिड से क्या प्रोड्यूस होंगे, H+ आयन। तो इमीडिएटली क्या होगा, H+ आयन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एसिडिटी करने के लिए, है ना, pH को कम कर देते हैं ये। तो pH कम ना हो, pH हमारी कम ना हो, उसके लिए हम क्या, उसके लिए सिस्टम क्या करेगा, यहाँ से ज़्यादा एसीटेट आयंस बनाएगा और ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे, CH3COOH। तो जितने भी H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे एसिड के डालने से बफर सॉल्यूशन में, सारे H+ आयंस कंज्यूम हो जाएंगे किसके थ्रू, एसीटेट आयंस के थ्रू। एसीटेट आयंस कहाँ से आए, यहाँ से। ठीक है, और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो एसिडिटी बढ़ेगी हमारी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो H+ आयन एसिडिटी मतलब घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो H+ आयंस ऑलरेडी कंज्यूम हो गए किसमें, एसिटिक एसिड में। क्लियर। अब सेकंड पार्ट, अगर हम उसमें OH आयंस ऐड कर दें, है ना, तो OH आयंस क्रिएट होंगे, वो क्या करेंगे, वो pH को बढ़ा देंगे, बेसिसिटी बढ़ाएंगे ये, है ना। तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, वहाँ से आएंगे NH4+ आयंस, है ना, यहाँ से क्या आएगा, NH4+ आयंस। NH4+ आयंस OH के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, NH4OH। तो OH की वजह से जो pH हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। pH क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन OH फ्री नहीं है, वो पकड़ लिए, है ना, उनको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, किसने, NH4+ आयन ने। दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब क्या होगी, उसकी जो pH होगी वो भी वहीं पर फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं एसिडिटी या बेसिसिटी बढ़ाने के लिए, या जो आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं pH को चेंज करने के लिए, उन आयंस को ये क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशंस, ये ऐसी स्पीसीज उनको देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएं। जैसे H+ था तो इन्होंने एसीटेट आयन दिया, OH था तो इन्होंने NH4+ आयन दिया। तो इससे क्या हुए, वो दोनों हमारे क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, तो ये जो हमारा बफर है इस तरीके से यहाँ पर वर्कआउट करता है। इस तरीके से और भी हमारे एसिड बफर, और दूसरा है हमारा बेसिक बफर। ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कैलकुलेशन ऑफ pH, जो बफर है उसकी pH को हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे हेंडरसन, उन्होंने एक इक्वेशन ड्राइव किया। इसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है ना, तो केवल फॉर्मूला है यहाँ पर, उसको आप याद रखना। pH = pKa। pKa यहाँ पर क्या है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। ये आपको दे रखा होगा।
प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये सॉल्ट की हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, ये एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पीएच निकल के आ जाएगी एसिड बफर के लिए। ऐसे ही बेसिक बफर है वो किस तरीके से वर्क करता है ना, हमने अभी न्यूट्रल का बताया था, उसी तरीके से आप इसको देखेंगे। इसकी पीएच इस तरीके से निकालेंगे, ये भी सैंडरसन इक्वेशन है, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये दोनों इक्वेशन आप कॉपी में लिखेंगे और लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला एसिड के लिए जहाँ हमने पीएच लिया है, सेकंड वाला किसके लिए, बेस के लिए, जहाँ पे हमने POH लिया है। PKB क्या है यहाँ पर, PKB हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेस के लिए। और वहाँ पर देखिए सॉल्ट अपॉन एसिड था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्ट अपॉन बेस। अच्छा ये देखिए ये POH में दे रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है pH में। तो ये हमने रिलेशन पढ़ा था 2 लेक्चर्स पहले, pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो इसको यहाँ पर हम यूज करेंगे। यूज करने से क्या होगा कि ये हमारा चेंज हो जाएगा कि इसमें pH में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, POH को pH में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है इसमें, एप्लीकेशंस ऑफ बफर। तो देखिए बफर का जो इम्पोर्टेंस है, एक तो इंडिकेटर्स के फॉर्म में आता है ना, इंडिकेटर्स डिटरमाइन द पीएच विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने देखा है ना, हमने उसके प्रैक्टिकल्स भी कराए हुए हैं आपको 10th में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि उसमें डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं, बफर का वो मिक्सचर होता है। एक पार्टिकुलर टाइम पर उसकी जो पीएच होती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। एक लोअर बफर होता है, एक हायर बफर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, फॉर द रिमूवल, अब देखिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं है ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों हमारे रिलेटेड हैं क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस से। अभी इससे पहले मैंने आपको एक और वो बताया था, वो क्या था, कॉमन आयन इफेक्ट। उसमें ही मैंने बताया था क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो कई सारे आपके आयन्स हैं, जैसे फॉस्फेट आयन हो गया, क्रोमेट आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, उनको आपको पता करना होता है। आपको एक सब्सटेंस दे दिया जाएगा, एक सॉल्ट दे दिया जाएगा पाउडर फॉर्म में, है ना, और आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर बताइए कौन सा आयन प्रेजेंट है ना, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। तो उसको पता करने के लिए आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे आयन्स हैं जिनको हमें रिमूव करना होता है। तो उनको जब हम रिमूव कर देते हैं या उनको हम प्रेसिपिटेट करते हैं, तभी उनकी टेस्टिंग पॉसिबल होती है। और वो जो रिमूव या क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट हमें करना है, तो उसके लिए एक पीएच फिक्स होती है। तो उस पीएच को लाने के लिए हम क्या करते हैं, बफर्स का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा एक और इसमें पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि पीएच ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी ब्लड के अंदर वो क्या है, मेंटेन होता है। अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो एंजाइम हमारी वर्क नहीं करेंगे, और एंजाइम वर्क नहीं करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, आइडियल कंडीशन में आ जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगी। तो नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज़ 7.4। तो ये 7.4 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है हमारे लिए, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी इसी पीएच के आसपास वर्क करती है। सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स यहीं पर एक्टिव होते हैं। अब उसको कौन कौन मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि बफर ऑफ ब्लड इज़ मेंटेन्ड बाई बफर्ड सॉल्यूशंस। कौन कौन से बफर्ड सॉल्यूशन हैं जिसके थ्रू ये मेंटेन होते हैं, तो एक तो होता है हमारा कार्बोनिक एसिड और दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, और इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्योंकि Na स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ से आया, NaOH से।
और सेकंड है हमारा बफर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, बफर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो H2PO4 और उसके साथ HPO4। यहाँ पर हम कोई भी एक सॉल्ट लगा सकते हैं, है ना, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। तो ये दोनों हमारे बफर हैं जो बॉडी के अंदर pH को मेंटेन करते हैं और ये बहुत एक्टिवली वर्क करते हैं। अगर हम कोई एसिडिक चीज़ें लेते हैं बॉडी में तो ये क्या करते हैं, बेसिक आयंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे Na उन्होंने रिलीज़ कर दिया। और अगर कोई बेसिक चीज़ें हम लेते हैं तो ये एसिडिक स्पीसीज रिलीज़ करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, बफर का हम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, पेपर्स, डाई, पेंट, इंक, ड्रग्स, एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ। देखिए एक और पॉइंट आ गया इम्पोर्टेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स एंड फ्रूट्स, है ना। आपने देखा होगा कि जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसको हम विनेगर बोलते हैं या हिंदी में हम इसको सिरका बोलते हैं। ठीक है, और इसका हम यूज़ करते हैं पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए। और कई जगह पर कई सारे जो नॉन वेज मटेरियल्स होते हैं जिनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाना होता है, वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्यों, ताकि क्या होता है कि इसकी जो pH है वो मेंटेन रहे। अगर pH इसकी चेंज हो गई तो बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देंगे इसको, है ना, और ये ख़राब हो जाएगा। तो ये सारे हमारे बफर का इम्पोर्टेंट रोल है। मेन जो रोल है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है, प्रिजर्वेशन के लिए होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस के होता है। ठीक है, इसको आप प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए।